हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम इतिहास विषय के लेसन प्लान नंबर 8 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना संख्या 8। उसके बाद कक्षा, वो यहाँ पे उस क्लास को लिखेंगे आप जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद चक्र या कालांश, यहाँ पे उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद अवधि 35 से 40 मिनट, जितनी अवधि में आपको ये पूरा लेसन प्लान अपना बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद बीच में रहेगा विषय सामाजिक विज्ञान। उसके बाद उप विषय इतिहास, प्रकरण या जिसे टॉपिक कहते हैं तुगलक काल। उसके बाद सबसे राइट साइड में रहेगा दिनांक और उसके पश्चात रहेगा विद्यालय का नाम। यहाँ पे उस विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। विद्यालय के नाम के बाद रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में चलिए देखते हैं। पहला है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। उसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में रहेगा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष कितने हैं? 4। ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। चलिए देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में ए नंबर, छात्र तुगलक काल के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र तुगलक काल की शासन व्यवस्था के विषय में जान सकेंगे। फिर विशिष्ट इसके पक्ष दूसरा है बोधात्मक। बोधात्मक में रहेगा एन, छात्र तुगलक काल की न्याय प्रणाली को समझ सकेंगे। बी, छात्र तुगलक काल की उपलब्धियों का बोध कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट देश के पक्ष तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में रहेगा छात्र तुगलक काल की शासन प्रणाली की तुलना वर्तमान शासन प्रणाली से कर सकेंगे। बी, छात्र तुगलक काल से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को समझ सकेंगे। फिर विशिष्ट देश के पास चौथा है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ए, छात्र तुगलक काल के शासकों के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र तुगलक काल की युद्ध नीतियों को समझ सकेंगे एवं उसकी व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ पे विशिष्ट देश समाप्त होता है। विशिष्ट देश के बाद रहेगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हम चार्ट, पोस्टर या किसी चित्र को यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाए। बच्चे जो जल्द देखते हैं उससे जल्दी सीखते हैं, वो उनके दिमाग में बहुत दिनों तक बना रहता है। सहायक सामग्री में है मोहम्मद बिन तुगलक का चित्र और भारत का ऐतिहासिक मानचित्र। उसके बाद सहायक सामग्री में रहेगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो बच्चे अपनी पिछली कक्षा में पढ़ के आए रहते हैं या तो कहीं से सुने रहते हैं, उनको थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो उस पूर्व ज्ञान में है छात्र तुगलक काल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद हमारा रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले रहेगा छात्राध्यापक क्रियाएं। उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि या श्याम पट्टेकार। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन में का मतलब कि एक के उत्तर से आप दूसरा प्रश्न बनाते हैं, दूसरे के उत्तर से आप तीसरा प्रश्न बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें प्रस्तावना प्रश्न में छात्राध्यापक छात्रों से पहला प्रश्न पूछेंगे, छात्रों गुलाम वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश ने शासन किया? छात्र उत्तर देंगे खिलजी वंश ने। तो छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? छात्र उत्तर देंगे तुगलक वंश। तो छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों तुगलक वंश का संस्थापक कौन था?
छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। और यहाँ पे हमने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया, वो है प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। उसके बाद प्रस्तावना के बाद रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में छात्रों, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। आज हम तुगलक काल के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में छात्राध्यापक क्रियाएँ और शिक्षार्थी क्रियाएँ। उसके बाद रहेगा शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, और उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु पहला है हमारा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक शिक्षण बिंदु में हम सबसे पहले छात्राध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी छात्रों से। विकासात्मक प्रश्न छात्राध्यापिका इसलिए पूछती हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि छात्र उस टॉपिक के विषय में, जिस टॉपिक को वो पढ़ाने जा रही हैं, उसके विषय में कितनी जानकारी वो रखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? छात्र उत्तर देंगे अलाउद्दीन खिलजी। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? छात्र उत्तर देंगे गयासुद्दीन तुगलक। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासन में कौन सी नीति अपनाई थी? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। फिर यहाँ पे हमने विकासात्मक प्रश्न को पूछने में हमने किस विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। फिर विकासात्मक प्रश्न के बाद आता है छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका क्रियाएं में देखिए, छात्रों, खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया। इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ प्रजाहित के कार्यों जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को कम कर दिया, साथ ही कृषि को प्रोत्साहन दिया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दिल्ली का सुल्तान बना। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद रहेगा शिक्षार्थी क्रियाएं। शिक्षार्थी क्रियाओं में क्या रहेगा? विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि कौन सी है? ये व्याख्यान एवं कथन विधि। और श्यामपट्ट कार्य में है, तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। और इसी के साथ हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। प्रथम शिक्षण बिंदु के बाद है दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा, उसमें सर्वप्रथम रहेगा विकासात्मक प्रश्न। चलिए देखते हैं विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, छात्रों, तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? छात्र उत्तर देंगे गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा प्रश्न पूछेंगे छात्राध्यापिका, छात्रों, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? छात्र उत्तर देंगे उसका पुत्र। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का क्या नाम था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ पे हमने विकासात्मक प्रश्न पूछने में किस विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न के बाद हमारा रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में पहला देखते हैं, छात्रों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। इसके काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारत यात्रा का वर्णन किया है। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में
राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए। दक्षिण में 2 नए राज्यों विजयनगर राज्य तथा बहमनी राज्य का गठन हुआ। पूरब में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान विद्रोहों को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा और 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे छात्राध्याय का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याय का कथन के बाद है शिक्षार्थी क्रिया। शिक्षार्थी क्रिया में क्या रहेगा? विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि है, व्याख्यान एवं कथन विधि। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य है। गयासुद्दीन के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। दूसरा है इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। तीसरा, दक्षिण में 2 नए राज्य विजयनगर तथा बहमनी का गठन हुआ। यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। दूसरे शिक्षण बिंदु के बाद हमारा है तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। तो तीसरे शिक्षण बिंदु में सर्वप्रथम रहेगा विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न देखते हैं। विकासात्मक प्रश्न में क्या है? पहला प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे जौना खां। दूसरा प्रश्न है छात्रों, जौना खां किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना? छात्र उत्तर देंगे मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा है छात्रों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रमुख योजनाओं के विषय में बताइए। छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये एक समस्यात्मक प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। इसके बाद है विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन, छात्रों, सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए नवीन योजनाएं चलाईं जिससे आर्थिक सुधार हो सके, परंतु ये योजनाएं असफल रहीं क्योंकि उनको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। पहला योजना है दोआब में कर वृद्धि। सुल्तान ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया, परंतु जिस समय कर लगाया गया उस समय भयानक अकाल पड़ा, किंतु निरंकुश शासन के भय से अधिकारियों ने बढ़े कर की वसूली जारी रखी। खेती बर्बाद हो गई। किसान घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज व ऋण की व्यवस्था की, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। उसमें दूसरी योजना है राजधानी परिवर्तन। दक्षिण भारत को दिल्ली से जोड़कर एक सी शासन प्रणाली व्यवस्था करना चाहता था सुल्तान। उसने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार बनाया तथा देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। रास्ते का कष्ट और दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा मौसम दिल्ली से भिन्न थी। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया और यह योजना भी असफल रही। तीसरी योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन में देखिए, विश्व में चांदी उत्पादन में कमी की वजह से सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई। मिश्रित धातु, तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्कों के प्रचलन होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई, अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। सांकेतिक मुद्रा पर कोई राज्य चिन्ह न होने के कारण
सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण स्थापित ना हो सका। इस योजना से राजकोष पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। यह योजना भी असफल रही। और इसके बाद छात्राध्यापक का कथन के बाद रहेगा विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में रहेगा विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि है व्याख्यान एवं कथन विधि। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है सुल्तान ने गंगा एवं यमुना के दोआब में कर वृद्धि की। दूसरा, सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद करने का निर्णय लिया। तीसरा है विश्व में चांदी उत्पादन में कमी की वजह से सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और इसी के साथ ही हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद रहेगा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न छात्राध्यापिका छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि उन्हें ये ज्ञान हो सके कि उन्होंने जो पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया। इससे वो अपना और साथ ही साथ बच्चों का भी मूल्यांकन कर सकती हैं। तो पहला प्रश्न है छात्रों तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? छात्र उत्तर देंगे गयासुद्दीन तुगलक। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगी छात्रों गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे जौना खां। फिर तीसरा प्रश्न है छात्रों इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? छात्र उत्तर देंगे रेहला। फिर चौथा प्रश्न पूछेंगी छात्रों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? छात्र उत्तर देंगे 1351 ईस्वी में। फिर पांचवा प्रश्न पूछेंगे छात्रों गयासुद्दीन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से कहाँ परिवर्तित किया? छात्र उत्तर देंगे दौलताबाद। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न के बाद रहेगा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। दूसरा, गयासुद्दीन के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। तीसरा, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। चौथा, दक्षिण में दो नए राज्य विजयनगर तथा बहमनी का गठन हुआ। पांचवा, सुल्तान ने गंगा एवं यमुना के दोआब में कर वृद्धि की। छठवां, सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद करने का निर्णय लिया। सातवां, विश्व में चांदी उत्पादन में कमी की वजह से सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। श्यामपट्ट सारांश के बाद रहेगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद निरीक्षण कार्य के बाद रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला है गयासुद्दीन तुगलक के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? दूसरा प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक के समय कौन से दो नए राज्यों का गठन हुआ था? तीसरा प्रश्न है सांकेतिक मुद्रा किन दो धातुओं की मिश्रित धातु थी? चौथा प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक ने किन दो नदियों के दोआब में कर वृद्धि की? फिर पांचवा प्रश्न है जौना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? फिर पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद रहेगा गृह कार्य। गृह कार्य में छात्रा बच्चों को गृह कार्य देंगी जो वो घर से करके लाएंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? दूसरा प्रश्न है गयासुद्दीन का राजधानी परिवर्तन के पीछे क्या उद्देश्य था? तीसरा, गयासुद्दीन की दोआब में कर वृद्धि की योजना क्यों असफल रही? दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा लेसन प्लान नंबर 8 समाप्त होता है। धन्यवाद।